हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम इकोनॉमिक्स पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो को प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के आए हुए सवाल हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है, भूमि सुधार से संबंधित निम्न उपायों में से एक कार्यान्वयन में सबसे अधिक कमी किसमें पाई गई है। ऑप्शन है जोत की सीमाबंदी, ऑप्शन बी है जमींदारी व्यवस्था का अंत, ऑप्शन सी है जोतों का चकबंदी, ऑप्शन डी है भूमि स्वामित्व का अधिकार। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है, मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है। आपको बताना है मिश्रित कृषि का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है रबी फसलें और नकदी फसलें, ऑप्शन बी है खरीफ फसलें और नकदी फसलें, ऑप्शन सी है एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को उगाना, ऑप्शन डी है खाद्य फसलें और अखाद्य फसलें। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मिश्रित खेती, जब एक बार से एक अधिक फसल एक ही खेत में उगाई जाती है तो उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था। फरवरी 2006 में या 2007 में या 2008 में या आपका 2009 में। तो आप इसे याद रखिएगा, फरवरी 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम आपका 2006 में स्टार्ट हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, भारत में सर्वाधिक प्रचलित बेरोजगारी कहाँ पर पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में या महानगरों में, यहाँ पे कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी देखने को ज़्यादा मिलती है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है, निम्न में कौन सा संबंध राष्ट्रीय आय के लिए सही है। आपको बताना है इनमें से कौन सी राष्ट्रीय आय आपका कथन सही है। ऑप्शन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय इक्वल टू राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आय सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आय इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यांश प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सरकार को प्राप्त लाभ, ऑप्शन डी कह रहा है राष्ट्रीय आय इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यांश माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी माइनस सरकार को प्राप्त लाभ। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है, निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत आय या निजी आय या प्रयोज्य आय या आपका राष्ट्रीय आय। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिगत आय। इसको आपको आरोही क्रम में आपको बताना है तो आपका ऑप्शन ए होगा। 4 2 1 3 आपका एक सही क्रम में आपको इसको व्यवस्थित करना था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, जीएनपी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। आपको बताना है जीएनपी को किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, एनपी प्लस मूल्यांश होता है। अगर फार्मूला पूछे तो आप यहाँ से याद रखिएगा, जीएनपी एफ सी इक्वल टू एनएनपी एमपी प्लस हास माइनस निवल परोसकर होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है, साधारणतः किसी देश की अनुकूलम जनसंख्या से अभिपार्य जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहां प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है, भारत सरकार की नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। 16 अप्रैल 1976 में या 15 फरवरी 2000 ईस्वी को या 25 अप्रैल 1997 या 5 अप्रैल 1975। तो आप इसे याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी 2000 को की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है, चक्रीय कार्यकारिता का सिद्धांत का विकसित किसने किया था। ऑप्शन है जे.आर. हिक्स द्वारा, ऑप्शन बी है जे. रॉबिन्स द्वारा, ऑप्शन सी है आर. नर्थ द्वारा या ऑप्शन डी जी. मिडल द्वारा। तो प्रोफेसर मिडल के अनुसार आर्थिक विकास का परिणाम चक्रीय कार्यकारिता प्रक्रिया होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है, आर्थिक विकास के प्रबल प्रयास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है सिंगर, ऑप्शन बी है वॉल्डिवन, ऑप्शन सी है रोस्टीन रोडन, ऑप्शन डी है नर्थ से। तो विकास का प्रबल धक्का दृष्टिकोण का प्रतिपादन रोजेस्टीन रेडान के द्वारा सबसे पहले किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है, प्रोफेसर रोस्टो ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कितने अवस्थाओं में बांटा है। 2, 3 या 4 या आपका 5। तो
तो आप इसे याद रखिएगा, टोटल 5 भागों में बांटा गया है प्रोफेसर रोस्टो द्वारा आर्थिक विकास को। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है निम्न में कौन आर्थिक विकास का एक अवरोधक है। तो ऑप्शन है पूंजी निर्माण का निम्न दर, ऑप्शन बी है गरीबी का दुष्चक्र, ऑप्शन सी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवरोधक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो आप इसे याद रखिएगा, भारत में विकास, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। आपको बताना है विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है भारत का। तो इसका राइट आंसर आपका होगा अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना ही भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 16 पे। क्वेश्चन 16 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अल्पविकसित देशों की आर्थिक विशेषता है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन बी है महंगे रीति रिवाज, ऑप्शन सी है अशिक्षा, ऑप्शन डी है पूंजी की न्यूनता। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है कौन सी एजेंसी सदस्य देशों को नरम ऋण देती है। आईडीए या आईएमएफ या आईएएफ या आपका ऑप्शन डी है आईएफसी। तो आप याद रखिएगा, आईडीए एजेंसी सदस्य देशों को नरम ऋण देती है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन विश्व बैंक की एक अनुष्ठायी संस्था है। इस विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण खिड़की भी कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका आईडीए हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है व्यापार संतुलन वस्तुओं में डैश के बराबर होता है, आयात प्लस निर्यात या निर्यात माइनस आयात या आयात माइनस निर्यात या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे याद रखिएगा, व्यापार संतुलन किसी देश द्वारा अन्य देशों से एक वर्ष में किए गए दृश्य मंदों का व्यवहार होता है, अर्थात ये आयात तथा निर्यात का घटाव होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्यात माइनस आयात। क्वेश्चन 19 आपका एक कॉलम दिया हुआ है, आपको बताना है उपयुक्त चित्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति का क्या उपाय है। कोटा निर्धारित करना या डंपिंग करना या आपका तट करना या आपका मुक्त व्यापार करना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तट कर। क्वेश्चन 20 कह रहा है कल्पना कीजिए एक देश ने स्वतंत्र रूप से प्रभावित विनिमय दर प्रणाली को अपनाया है, अन्य बातें पूर्ववत रहे तो यदि देश में कीमत स्तर बढ़ जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। तो आप इसे याद रखिएगा, स्वतंत्र विनिमय प्रणाली के तहत मुद्रा का प्रभाव स्वतंत्र रूप से होता है। प्रश्नानुसार जब कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो मुद्रा की मांग में भी वृद्धि होती है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि हो तो मुद्रा में मूल्य ह्रास हो जाता है। राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है संतुलन व्यापार शर्त पर निर्धारण होता है। ऑप्शन है उत्पादन संभावना वक्रों द्वारा, ऑप्शन बी है प्रस्ताव वक्र द्वारा या ऑप्शन सी है प्रतिपूरक मांग द्वारा या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। आपको बतानी है द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, एन इक्विटी इन टू द नेचर कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसके लेखक आपके एडम स्मिथ हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता भी कहा जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मूल किसके लेखों में पाया जाता है। ऑप्शन है रिकॉर्डो में या मार्शल या पिगो या डल्टन। द डेविड रिकॉर्ड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में 1817 तुलनात्मक लागत अंतर के आधार पर विशिष्टीकरण तथा व्यापार की संभावना उसमें दो पक्षों के लाभ का प्रतिपादन किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन 24 पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है। ऑप्शन है वस्तुओं का उत्पादन स्वयं को जो उपलब्ध साधनों से संभव है, ऑप्शन बी है वस्तुओं का उत्पादन स्वयं को जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी है वक्र के बाहर विकास दर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है रिकॉर्ड ने किसके आधार पर तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की व्याख्या की थी। तो अभी हमने पढ़ा मूल्य का श्रम सिद्धांत के द्वारा रिकॉर्डो ने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत दिया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है अग्रणी बैंक योजना का स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है निर्बल वर्गों की सहायता करने के लिए या ऑप्शन बी है जिले में अन्य संस्थाओं के साथ बेहतर सामान्य करने के लिए, ऑप्शन सी है पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए या ऑप्शन डी है कृषि विकास हेतु।
द लीड बैंक योजना का स्टार्टिंग सरकार ने 1969 में किया था। इसका उद्देश्य अवंटित जिले का गहन विकास करना था, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है खुले बाजार की कार्रवाई का प्रयोग प्रमुख से किया जाता है। तो आपको बताना है खुले बाजार में कार्रवाई का प्रयोग प्रमुख किस लिए किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, एक मौद्रिक युक्ति के रूप में जो कि आप प्रचलन में मुद्रा की मात्रा तथा व्यापारिक बैंकों के नकद कोष में नियंत्रित करता है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है जब मुद्रा के मूल्य में सौदी बाजार के प्रभाव द्वारा गिरावट आती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको हम एसपीटी कहते हैं। राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन 929 कह रहा है मांग प्रोत्साहित एसपीटी का क्या कारण है। ऊंचे क्रापरोपण, या ऑप्शन बी है अधिक उत्पादन, या ऑप्शन सी है उत्पादन लागत में वृद्धि, या ऑप्शन डी है जनसंख्या में वृद्धि। तो मांग जनस्फीति तब होती है जब समस्त मांग बढ़ रही हो और वस्तु की उपलब्धता वृद्धि कम हो रही हो, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो क्वांटिटी की मांग बढ़ जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है यदि देश में बेरोजगारी हो तो मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि फलस्वरूप क्या होगी। तो आप इसे याद रखिएगा, इस संबंध में नियम लागू नहीं होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है निम्नलिखित में मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है। M1 है, या M2, या M3, या आपका M4। तो इसका राइट आंसर आपका M1 हो जाएगा। जो M1 इक्वल टू होता है जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों के पास मुद्रा इक्वल टू M1 होता है। राइट आंसर ये होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 32 पे। केंद्र सरकार द्वारा जारी नोट असीमित विधिक निविदाएँ क्या कहलाती हैं। साख मुद्रा, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, या अधिष्ठ मुद्रा, या धात्विक मुद्रा। तो आप इसे याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा जारी नोट असीमित विविधक निविदाएँ होती हैं, उसे हम अधिष्ठ मुद्रा कहते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 33 कह रहा है ऐसा कर जो आय बढ़ाने के साथ साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम प्रगतिशील कर कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका DSSB का क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है PGT का। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है वो कर जो दूसरों पर हस्तांतरित नहीं किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी है बिक्री कर, ऑप्शन डी है GST। तो इसका राइट आंसर आपका प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 35 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी घटक विकासोन्मुख राजकोषीय नीति का भाग नहीं है। बजट नीति, या ऋण नीति, या बैंक दर नीति, या आपका व्यय नीति। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बैंक दर नीति आपका सरकार द्वारा संचालित किया नहीं जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है जीरो बेस्ड बजट का मूल उद्देश्य क्या है। व्यय में कमी करना, ऑप्शन बी है आय में वृद्धि करना, ऑप्शन सी है व्यय के प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वो नहीं हो, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है सामाजिक लाभ अधिकतम कब होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, कुल सामाजिक लाभ इक्वल टू सीमांत सामाजिक लाभ जब होता है तो आपका सामाजिक लाभ सबसे अधिक होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है निम्न व्यापार चक्र सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गुणक त्वरक अंतक्रिया व्यापार चक्र सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हिग्स व्यापार चक्र सिद्धांत आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 कह रहा है आय बढ़ने के साथ साथ उपयोग पर व्यय की गई आय के अनुपात क्या होती है। कम हो जाती है, या अधिक हो जाता है, या स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो केन्स के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अनुसार जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है, परंतु ये आय में वृद्धि से कम दर से होती है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 40 कह रहा है K = 1/MPS। आपको ये सूत्र क्या बताता है। तो K = 1/MPS आपका सूत्र गुणक बताता है कि गुणक की धारणा के प्रतिपादन का श्रेय केंट बिक्सल को जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 41 कह रहा है हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक कौन है। ये सवाल आपका UP TGT का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए आप जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वैश्विक महामंदी के पश्चात 1940 में केन्स ने हाउ टू पे फॉर वार नामक पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक उन्हें रोजगार सिद्धांत की व्याख्या करी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। केन्स द्वारा आपका हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक लिखी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है केन्स के रोजगार सिद्धांत के उपभोग फलन क्या है। आय का, या व्यय का, या विनियोग का, या आपका ऑप्शन डी बचत का।
तो आप इसे याद रखिएगा, आय आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 43 कह रहा है तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर क्या होगी? पूर्णतया लोचदार होती है या पूर्णतया बेलोचदार होती है? ऑप्शन सी लोचदार होती है या इनमें से कोई नहीं? तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 44 कह रहा है तरलता अधिमान वक्र का वो भाग है जो एक्स अक्ष के समांतर होता है। तरलता जो इंग्लिश में लिक्विडिटी जाल कहलाता है, ये क्या बतलाता है? तो आपका ब्याज दर शून्य नहीं हो सकता, ये आपको बताता है। ऑप्शन बी है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज की एक न्यूनतम दर होती है, उससे हम कम नहीं हो सकती है, ये भी कथन आपका सही है। अर्थव्यवस्था की उस पोजीशन में मौद्रिक नीति असफल हो जाती है, ये आपका लिक्विडिटी का एक 3 पॉइंट है जो आपको बताता है। ये तीनों कथन आपका सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है शब्द समवाय आश्चर्य किस सिद्धांत से संबंध रखता है? लगान सिद्धांत से या ब्याज सिद्धांत से या मजदूरी सिद्धांत से या आपका लाभ सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, लाभ सिद्धांत से आपका संभव आश्चर्य संबंध रखता है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 46 कह रहा है लाभ का गतिशील सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आप इसका नाम याद रखिएगा, जेबी क्लार्क द्वारा आपका लाभ का गतिशील सिद्धांत दिया गया था, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 47 कह रहा है आभास लगान की अवधारणा क्या दी गई थी? रॉबिन्सन द्वारा या पिगो द्वारा या आपका मार्शल द्वारा या आपका सैमुअल जॉनसन द्वारा? तो आभास लगान की अवधारणा प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई थी। ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। इस मत का प्रस्तोता अर्थशास्त्री का क्या नाम था? तो रिकॉर्ड के अनुसार अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। ये कथन आपका रिकॉर्डर द्वारा दिया गया था, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 49 कह रहा है आभास लगान क्या है? फर्म के कुल लाभ के बराबर होता है या फर्म के कुल लाभ से कम होता है या ऑप्शन सी कुल परिवर्तनशील लागत के कुल आय की अधिक होता है या ऑप्शन डी कुल लागत पर कुल आय की अधिक है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 50 कह रहा है एक साधन की बाजार क्या मांग करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यापन की मांग करती है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 51 कह रहा है जिस बाजार में एक ही विक्रेता और बहुत से क्रेता हो तो उसे क्या कहा जाएगा? आपसे कह रहा है जब एक बाजार में कोई एक बेचने वाला हो और सब खरीदने वाले हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे एकाधिकार कहते हैं, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कीमत विभेदीकरण के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन आपको सही है? आपको बताना है कि इनमें कौन सा कथन आपका सही है। तो फर्म की सीमांत लागत वक्र समान होती है, ये कथन आपका सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा। एकाधिकारी अपने लाभ को तब अधिकतम करने में सक्षम होता है जब उसकी सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बराबर होती है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 54 कह रहा है बाजार संरचना के किस रूप को एक फर्म को अपने उत्पाद की कीमत के ऊपर नियंत्रण लगभग शून्य रखता है? एक अधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता? ऑप्शन सी है अल्प अधिकार, ऑप्शन डी है पूर्ण प्रतियोगिता। तो इसका राइट आंसर आपका पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा। क्वेश्चन 55 कह रहा है अल्पकालीन समय की अवस्था में पूर्ण प्रतियोगी फर्म क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और उपयुक्त में से सभी होगा, क्योंकि लाभ कमा सकती है, हानि सहन कर सकती है, ना लाभ ना हानि इतना समय भी हो सकता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 56 कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकार एक प्रतियोगिता के संबंध में क्या सही है? तो टोटल आपका अधिक कीमत पर और कम उत्पादन हो, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 57 कह रहा है मूल्य विभेदीकरण की किस श्रेणी के अंतर्गत क्रेता का उपभोक्ता अतिरिक्त अनप्रेजेंट होता है? तो मूल्य विभेदीकरण का अर्थ है कि तकनीकी दृष्टि से समरूप पदार्थों को इतनी भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचा जाए कि उसकी सीमांत लागतों के अनुपात से कहीं अधिक हो जाए, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 58 पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शन, इनमें कौन सा कथन आपका सही नहीं दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, एमसी वक्र और एसी एक दूसरे का अधिकतम औसत लागत बिंदु पर स्पर्श करते हैं, यह आपका कथन गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 59 कह रहा है उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध क्रमशः किससे है? दीर्घकाल एवं अल्पकाल से या दीर्घकाल एवं दीर्घकाल से? ऑप्शन सी है अल्पकाल एवं दीर्घकाल से, ऑप्शन डी अल्पकाल एवं अल्पकाल से।
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्पकाल एवं दीर्घकाल से आपका नियम एवं पैमाने का प्रतिफल का संबंध रखता है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 60 कह रहा है अर्थशास्त्र में निम्न में से किस उत्पादन माना जाएगा। तो अर्थशास्त्र में भूमि को जोतना उत्पादन कार्य माना जाएगा, क्योंकि भूमि को जोतने में मेहनत लगता है और उससे कुछ उत्पादन भी किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 61 कह रहा है एक उपभोक्ता जब संतुलन की पोजीशन में होता है तो तटस्थ वक्र पर डैश स्पर्श रेखा होती है। तो कीमत रेखा पर आपका एक स्पर्श रेखा होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 62 कह रहा है क्लासिक लेखक जल हीरा विरोध भाषा को सुलझा नहीं पाए क्योंकि वो भेद नहीं कर सकते। ए इक्वल टू औसत उपयोगिता, एम यू इक्वल टू सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन टी यू इक्वल टू कुल उपयोगिता, एम सी इक्वल टू सीमांत लागत। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एम यू तथा टी यू के बीच वो अपने विरोधाभास का सुलझा नहीं पाए थे, इससे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा किसी वस्तु को वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग क्या हो जाती है। अधिक लोचदार हो जाती है या कम लोचदार होती है या पूर्णतः बेलोच हो जाती है, आपका शून्य हो जाता है। तो रॉबिन्स के अनुसार यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसमें अनेक प्रयोग होते हैं उसकी मांग अधिक लोचदार हो जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और जितने आपके फ्रेंड्स जो इकोनॉमिक्स की तैयारी करें उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत जल्द अगले एक टॉपिक पर जल्द मिलते हैं।